हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग डीपीपी करेंगे दोस्तों। हिंदी मीडियम वाले बच्चे का डिमांड था कि जैसे कि इंग्लिश मीडियम का तो डिस्कशन आता है, लेकिन हिंदी मीडियम जो शुरू से हिंदी मीडियम पढ़े हैं तो उनको नहीं समझ में आता था, दिक्कत होती थी। ठीक है, कोई नहीं, आप लोग मीडियम के कारण आप लोग का रिजल्ट नहीं रुकेगा। ठीक है ना, दोनों मीडियम के बच्चे को मुझे ध्यान देके पढ़ाना है। तो ये जो डिस्कशन होगा वो पूरी तरह से जो है हिंदी में होगा। ठीक है, और जो पहले का डिस्कशन हुआ था वो हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल में होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इन्वायरमेंट का क्वेश्चन देखेंगे। इसका इंग्लिश में डिस्कशन आ चुका है तो उसको आप जरूर देखें, जो इंग्लिश मीडियम के हैं। ये डिस्कशन हिंदी मीडियम में। तो डीपीपी का फुल फॉर्म है दोस्तों डेली प्रैक्टिस पेपर, जहां हम लोग प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, चाहे वो जीएस में हो चाहे वो ईपीएफओ में जो जीएस का पोर्शन है वो उसके लिए उपयोगी होगा, जिसमें सिर्फ हम लोग प्रश्न का उत्तर नहीं देखेंगे बल्कि उत्तर में हम लोग कैसे पहुँचे हैं और बाकी जो विकल्प है वो क्यों गलत है वो भी देखते हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। ये पहला जो है लेक्चर है जो पूरी तरह से हिंदी में आ रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ज़रूर फीडबैक दें और अपने दोस्तों के साथ जो हिंदी मीडियम के साथ है उनको जो शेयर करें, तभी मुझे मोटिवेशन प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है यह जीवित समुद्री कछुओं में सबसे बड़ा होता है, मतलब सबसे बड़ा समुद्री कछुआ है। दूसरा, जेली फिश इसका प्राथमिक भोजन है, मतलब ये किसको खाता है, जेली फिश को। और बोल रहा है यह उष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण समुद्रों में पाया जाता है। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय क्या होता है दोस्तों, तो जो कर्क रेखा होती है और जो मकर रेखा होता है और जो इक्वेटर, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं दोस्तों उष्ण कटिबंधीय। और समशीतोष्ण मतलब जो 35 से 40 डिग्री जो देशांतर में होता है दोस्तों, दोनों तरफ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, उसको हम लोग समशीतोष्ण बोलते हैं। समशीतोष्ण मतलब वहाँ पे ठंडा और गर्मी इक्वल रहता है। ठीक है, मतलब बराबर, जैसे ब्रिटेन है, चाइना का जो ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, तो सबसे बड़ा समुद्री कछुआ, अगर आपको दोस्तों याद है कि ऑलिव रिडली टर्टल आपने देखा होगा भी होगा टीवी में, उस उड़ीसा में का जो एरिया है दोस्तों, है ना, ऋषिकुल्या रिवर है, वहाँ पे ये मिलता है। तो ये तो बहुत छोटा होता है, तो ये सबसे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक, मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी में अगर कोई भी ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट टाइप का है कि नहीं, सबसे बड़ा समुद्री कछुआ कौन याद रखता है। ठीक, तो उसका आप ऑप्शन ए मान के जाइए। अगर आपको पता है कि बाकी ऑप्शन में से विकल्प में से आंसर नहीं है तो आप ऑप्शन ए आप गेस कर सकते हैं, और वो हमेशा लगभग जनरली 90% सही होता है। तो ये क्वेश्चन टफ है, टफ नेचर का है। हम लोग एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए कि यार ओलिव रिडली तो नहीं होगा। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचा है, ए बी डी, और आपको गेस करना है तो आप हमेशा जाइएगा ऑप्शन ए में। वैसे प्रश्न में जहाँ जो प्रश्न याद रखिएगा डिफ़िकल्ट है और आपको उत्तर उसका नहीं पता है। ठीक है, तो सर्वोत्तम वर्णन किसमें किया है, लेदर बैक टर्टल। तो याद रखिएगा लेदर मतलब होता है चमड़ा, तो उसका जो बैक होता है उसका जो वो जनरली बहुत हार्ड होता है, इसलिए उसको मारना जो क्या है बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए वो धीरे धीरे, ऐसा हम याद करने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए वो धीरे धीरे बड़ा होते रहता है, इसलिए वो सबसे बड़ा कछुआ है। बस आपको याद हो जाएगा कि लेदर बैक टर्टल जो है सबसे बड़ा है। इसका IUCN में जो स्टेटस है दोस्तों वो है सुभेद्य। ठीक है, सुभेद्य, जिसको हिंदी में बोलते हैं वल्नरेबल। ठीक है, इंग्लिश में। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो पहला होगा ए। ठीक, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिक राजकोषीय हस्तांतरण पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो सबसे पहले देखिए राजकोषीय, राजकोषीय मतलब क्या होता है, सरकार जो भी नीति बनाता है पैसा के लिए उसको राजकोषीय नीति बोलते हैं। हस्तांतरण मतलब ट्रांसफ़र, तो राजकोष सरकार नीति बनाता है तो पैसा का ट्रांसफ़र होता है, कहाँ से होता है, तो केंद्र से राज्य के बीच में जो पैसा का ट्रांसफ़र होता है उसको बोलते हैं राजकोषीय हस्तांतरण। और उसमें क्या है, पारिस्थितिक, मतलब हम लोग परिस्थिति को ध्यान में रख के पैसा को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, यही मतलब हुआ। तो अगर लॉजिक लगाएं तो लॉजिक लगा के हम लोग को पता चलेगा कि इसका जो आंसर होगा दोस्तों कि ये होगा कि जो ये एक पारिस्थितिक संकेतकों के आधार पर जो है राजस्व साझाकरण की योजना या अंतर सरकारी हस्तांतरण का एक साधन है, जिसमें पारिस्थितिक को ध्यान रख के हम लोग पैसा ट्रांसफ़र करते हैं केंद्र से लेकर राज्य तक। ठीक है, तो पहला पर अब विकल्प क्यों गलत है, बोल रहा है यह उन पारितंत्र उत्पादों या सेवाओं के आर्थिक मूल्य का अनुमान लगाने की एक पद्धति है जो व्यावसायिक रूप से विपणन की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन में योगदान करता है। ऐसा कुछ है नहीं कि हम लोग जो है पारिस्थिति के आधार पे किसी भी सामान को मार्केटिंग करते हैं विपणन। यहाँ पे हस्तांतरण बोल रहा है, तो हस्तांतरण में जहाँ दिखेगा हम सतर्क हो जाएंगे भैया कि आंसर वो हो सकता है। और फिर हमें ये भी पता चल रहा है कि राजकोषीय है, मतलब पैसा का ट्रांसफर हो रहा है केंद्र से। तो देखिए लिखा है अंतर सरकारी, मतलब इंटर गवर्नमेंटल, जो एक गवर्नमेंट से दूसरा, सेंटर से राज्य, केंद्र से राज्य में हो रहा है। ये बोल रहा है केंद्र सरकार की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के कारण जैव विविधता को हुए नुकसान। अब नुकसान के लिए भरपाई करते हैं तो उसको बोलते हैं मुआवजा।
उसको ट्रांसफ़र नहीं बोलते हैं, यहाँ पे मुआवजा बोलते हैं ना। ये भी नहीं है, जहाँ भी हमको दिख जाएगा स्थानांतरण, इसका मतलब वो सही है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। ठीक है, ये क्यों, ये प्रदूषण की लागत का अनुमान ऐसा कुछ है नहीं यहाँ भी, क्योंकि इससे प्रदूषण का लागत कुछ और ही होता है, उसको और कोई टर्म बोलते हैं ना, वर्णन किसी और का पद का वर्णन होता है। इसका होगा 1 का डी, 2 का डी। ठीक है, अगला देखते हैं, प्राकृतिक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंने बताया था, एक चीज़ बताया था कि कोई भी चीज़ अगर सकारात्मक होगा तो उसका हमेशा सकारात्मक पहलू सही होता है। जैसे महात्मा गांधी अच्छे व्यक्ति थे, तो बोलेगा महात्मा गांधी जो है सत्य अहिंसा का प्रचार किए थे, तो सत्य अहिंसा बढ़िया चीज़ है और महात्मा गांधी बढ़िया चीज़ है, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव सही होता है। बोलेगा हिटलर गलत आदमी था, तो बोलेगा हिटलर ने जर्मनी का एकीकरण बहुत अच्छे से किया, तो गलत चीज़ है, तो हिटलर अच्छे से नहीं करा, खराब तरीक़ा से किया था, है ना। ठीक है, या सरदार पटेल अच्छा आदमी थे, तो अच्छा कथन सही होगा। उसी तरह प्राकृतिक खेती क्या है, पॉजिटिव है, सकारात्मक चीज़ है, तो उसका सकारात्मक चीज़ पहलू सही होगा। तो पहला देखिए, यह एक विविधतापूर्ण कृषि प्रणाली है जो फसलों, वृक्षों और पशुधन को कार्यात्मक जैव विविधता के साथ एकीकृत करती है। सही बोल रहा है कि इसमें हम लोग वृक्ष, पशुधन और फसल को एक साथ हम लोग क्या करते हैं, उगाते हैं। एकदम सही है कृषि प्रणाली। ठीक है, पॉजिटिव का पॉजिटिव तरीका से इसको बताया जा रहा है। बोल रहा है कि प्राकृतिक कृषि को परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत भारत एक प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। देखिए, प्राकृतिक कृषि बोल रहा है कि इसका एक अंग है किसका, परंपरागत कृषि। तो कोई भी चीज़ परंपरागत होगा तो अभी तो वो प्राकृतिक होगा, है ना। कोई परंपरागत नहीं है, तो हम लोग पहले गोबर से खाद बनाते थे, उसको छिड़कते थे, तुलसी का पत्ता पीस के हम लोग कीटनाशक के रूप में यूज करते थे, नीम का पत्ता यूज करते थे, तो वो एक परंपरा था। तो जो भी परंपरा से होती है दोस्तों, वो क्या होती है, प्राकृतिक। और वही जो है, जो भारतीय की परंपरागत कृषि विकास योजना है या प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम, उसका एक पार्ट है, उसी के रूप में इसको प्रोत्साहन करती है। ये भी हमारा सही है। तीसरा है, भारत में प्राकृतिक कृषि के तहत सबसे अधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में। मैंने आपको बताया था, एक लॉजिक और ट्रिक बताया था कि जब भी आपको पता है कि फैक्ट में यूपीएससी गलत आपको इंटरचेंज कर देगा, चेंज कर देता है। जैसे कोई बोलेगा, एक कथन का दूसरे में मिला देगा, दूसरे का पहले में, इस टाइप से चेंज करता है। या फैक्ट को गलत कर देगा, नंबर को गलत कर देता है। लिखा रहेगा 4 लाख, सही होना चाहिए, तो वो देगा 4 करोड़। फिर बोलेगा होना चाहिए एक राज्य, बिहार होगा मान लीजिए ऑप्शन में, तो वो दे देगा आपका झारखंड। तो इस तरह से यूपीएससी क्या करता है दोस्तों, अपने ऑप्शन को इंटरचेंज कर देता है ताकि आपको लगे कि यह गलत है ना। तो भारत में प्राकृतिक कृषि की तरफ सबसे अधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में। क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश में नहीं, तो आप इसको मारिए गलत। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, ऑप्शन को गलत कर देता है इसी तरह से। ठीक, तो ये हमारा गलत है। सबसे एरिया मध्य प्रदेश, तो हमारा देखिए अगर तीसरा गलत है तो ये गया, और पहला दूसरा सही है तो ये हुआ। तो सही पूछा है, इसको गोला कर दीजिए, तो 1 और 2 होगा। सबसे एरिया मध्य प्रदेश में नहीं है, कहाँ पे है दोस्तों, गुजरात में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए, चौथा प्रश्न है, पारिस्थितिक अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या होता है दोस्तों, कि देखिए पहले एक बंजर ज़मीन था, ठीक है, बंदर पत्थर था, उस पर क्या हुआ, धीरे धीरे छोटे छोटे जीवाणु आए, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, उसको हम लोग बोलते हैं आपका लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, लाइकेन बोलते हैं, या इसको मॉस बोलते हैं, याद रखिएगा ये सब टर्म। लाइकेन, मॉस, सूक्ष्म जीव आया, अपना जो है प्रोसेस किया, प्रक्रिया किया, मलमूत्र त्याग किया, तो उससे ही क्या हुआ, पत्थर छोटे छोटे में टूट गया। फिर जाके क्या बना, ये मिट्टी। जब मिट्टी बना तो मिट्टी में क्या धीरे धीरे आएगा, घास से फिर बड़ा बड़ा पेड़ लगेगा, पेड़ आएगा, फिर घने बनाएंगे, है ना। तो जो भी अनुक्रमण, इसी को एक अनुक्रमण हुआ ना। जिस तरह एक अनुक्रमण होता है कि दादा से पापा आया, पापा से कौन आए, हम लोग आए, अभी हम लोग से हम लोग के बच्चे आएंगे, तो एक प्रोसेस हुआ, इसी को क्या बोलें, अनुक्रमण। ये परिवार का अनुक्रमण हुआ। और ये परिस्थिति का अनुक्रमण हो रहा है कि बंजर भूमि, फिर लाइकेन वाइकेन आया, सूक्ष्मजीव, फिर मिट्टी बना, घास बना, पेड़ बना, फिर घने बनाए हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिक अनुक्रमण। तो जो ये 2 टाइप का होता है, एक होता है प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक। तो जो प्राथमिक होगा, जो मैंने आपको बताया कि जो बंजर भूमि से शुरू होता है, शुरू में कुछ नहीं था, बंजर भूमि था, उससे जो शुरू होता है उसको प्राथमिक बोलते हैं। और यही प्राथमिक चीज़ में मान लीजिए कहीं पे कुछ डिस्टर्बेंस हो जाए, मान लीजिए घास है, वहाँ आग लग गया या बाढ़ आ गया, तो घास खत्म हो जाएगा, तो फिर दोबारा से वहाँ पे घास उगेगा। तो ऐसा अनुक्रमण जिसमें पहले कुछ था लेकिन वो किसी कारण से ख़त्म हो गया, जैसे बाढ़ के कारण, भूकंप के कारण, और फिर दोबारा से वहाँ अनुक्रमण स्टार्ट हुआ, तो उसको हम लोग द्वितीयक बोलते हैं। ठीक है, तो आप सुनिए, पढ़िए। प्राथमिक अनुक्रमण बंजर क्षेत्र में होता है, जिसमें आमतौर पर ऊपरी मृदा और कार्बनिक पदार्थों का अभाव होता है। ठीक है, यही होता है। मृदा तो बाद में बना, शुरू में अभाव था, तो ये प्राथमिक बोलता है।
तो पहला दूसरा है आग से क्षतिग्रस्त क्षेत्र में पुनः उपनिवेशीकरण प्राथमिक अनुक्रमण का एक उदाहरण। ये गलत है, क्योंकि बताया मैंने एक बार अगर कुछ शुरू में ही बनता है तो उसको बोलते हैं प्राथमिक, और अगर कुछ आग वाग लग गया या भूकंप आ गया, जल गया, कुछ खराब हो गया, तो उससे जो नुकसान हो के बाद फिर दोबारा बनता है तो उसको हम लोग द्वितीयक बोलते हैं। ठीक है, द्वितीयक है ना। तो प्राथमिक का उदाहरण नहीं है, द्वितीयक का उदाहरण है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तो अब देखते हैं तीसरा सही है क्या, क्योंकि हमें सही पूछा है। बोल रहा है अनुक्रमण के दौरान बनने और विस्थापित होने वाला प्रत्येक अनुक्रमिक समुदाय एक सेरल समुदाय कहलाता है। तो देखिए जितना भी समुदाय बनता है, जैसे घास बना, पेड़ बना, जो भी अनुक्रमण के समय बढ़ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सेरल, इसको सेरल बोलते हैं। ठीक है, और इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे लाइकेन है, इसको हम लोग बोलते हैं पायनियर स्पीसीज। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, पायनियर स्पीसीज। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं, जो लास्ट में बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेक्स या चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष समझ में आया। तो इसको चरमोत्कर्ष बोल देते हैं लास्ट वाले को, और बीच वाले को सेरल बोलते हैं, और शुरू वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं पायनियर। पायनियर मतलब होता है हिंदी में कि जो पहली बार आता है। तो पहली बार क्या आया, लाइकेन मॉस ही आया था, है ना। पत्थर के बाद क्या आया, लाइकेन मॉस। ठीक है, तो याद रखिएगा लाइकेन मॉस क्या है, आपका पायनियर है, ये आपका चरमोत्कर्ष है, बीच वाले क्या है, सेरल है। इसको अनुत्क्रमण बोलते हैं, दो टाइप का होता है, एक प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक मतलब पहले कुछ नहीं था, धीरे धीरे बना है, और द्वितीयक मतलब पहले था लेकिन आग वाग लग गया, डिस्टर्बेंस हुआ, खराब हो गया, फिर दोबारा से बना है। ठीक है, इसका आंसर सही होगा डी 1 और 3। ठीक है, प्रश्न 5वां देखते हैं। ब्रिटिश पारिस्थितिकविद नॉर्मन मायर्स ने 1988 में जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा पेश की थी। जैव विविधता हॉटस्पॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो बोल रहा है जैव विविधता जो हॉटस्पॉट होता है उसको नॉर्मन मेयर्स ने दिया एक कॉन्सेप्ट। तो बोल रहा है कि जो हॉटस्पॉट होता है उसका कुछ स्टेटमेंट दिया है। तो देखिए जैव विविधता हॉटस्पॉट को कॉन्सेप्ट नॉर्मन मेयर्स दिया था। ये कुछ बोला था कि कुछ एरिया जिसमें 1500 प्लांट हैं जो वहीं पे मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं। ठीक है, जो स्थानिक है मतलब उसी में मिलते हैं, लेकिन पेड़ होना चाहिए, प्लस जो भी पेड़ है, जो भी एरिया है प्लांट से, वो 30% क्या हो जाना चाहिए, क्षतिग्रस्त। तो वैसे एरिया को हम लोग को डिक्लेयर कर देना चाहिए क्या, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो कॉन्सेप्ट कौन दिया, नॉर्मन मेयर्स। लेकिन ये जो क्राइटेरिया दिया कि 30% क्षतिग्रस्त हो जाना चाहिए, 1500 प्लांट होना चाहिए, उसको एक संस्था दिया जिसका नाम है दोस्तों कंजर्वेशन इंटरनेशनल। उसका नाम क्या है दोस्तों, कंजर्वेशन इंटरनेशनल। ठीक है, समझ में आया। चलिए उसके बाद ये समझ में आया। तो ये बोल रहा है किसी स्थान को जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए उसमें कम से कम 1500 स्थानिक जंतु प्रजातियाँ होनी चाहिए। जंतु नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पादप प्रजातियाँ होनी चाहिए। इसी में देखिए यूपीएससी क्या कर दिया, एक तो देखिए यूपीएससी जब भी याद रखे, जब भी कहीं फैक्ट लिखा हुआ है तो आप सतर्क हो जाइए। 1500 एक फैक्ट है, दूसरा स्थानिक होना चाहिए मतलब वहीं मिले, और तीसरा जंतु, 3 फैक्ट है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पूरा तीनों के तीनों फैक्ट, अगर आपको पता है कि यार तीनों सही है, तीनों फैक्ट, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तब आप सही मारिए। लेकिन यहाँ पे देखिए जंतु नहीं है, पादप होगा, तो हमारा ये गलत। फिर बोल रहा है भारत में केवल 2 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, एक सुंडालैंड और दूसरा इंडो बर्मा। देखिए आपको पता होगा कि ये अगर इंडिया है दोस्तों, इंडिया का नीचे वाला, तो यहाँ पे इक्वेटर है कि नहीं, भूमध्य रेखा। तो अब भूमध्य रेखा के जो एरिया नज़दीक होता है वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि हमारा वर्षावन है। उसी तरह इंडिया में जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी जो घाट है दोस्तों, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है ना। यहीं पे आपको नीलगिरी तार मिलेगा, यहीं पे आपको नीलगिरी का फॉरेस्ट है। यहाँ पे बहुत अलग अलग डिफरेंट तरह का कीड़ा मकोड़ा जो है, मेढक, सब छिपकली के लिए मिलते रहता है, गिरगिट विरगिट आपने न्यूज़ में देखा है, सांप मिलता है। इसका मतलब जो दक्षिण भारत में है, जो पश्चिमी घाट, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। तो जब भी मान लीजिए अगर जैव विविधता अगर हॉटस्पॉट डिक्लेयर करना है तो आपको क्या लगता है कि पश्चिमी घाट नहीं होगा, एकदम होगा। लेकिन बोल रहा है कि यार इंडिया में ना सुंडालैंड है और इंडो बर्मा है। सुंडालैंड आपको पता है, सुंडालैंड दोस्तों अंडमान निकोबार का जो पार्ट है उसमें जो निकोबार द्वीप है उसको सुंडालैंड में काउंट करते हैं। और इंडो बर्मा तो आप समझते हैं, इंडो मतलब इंडिया, बर्मा मतलब जो म्यांमार का जो एरिया है इंडो उसको। तो बोल रहा सिर्फ वही है, तो ये एकदम गलत है भैया। अगर होगा तो क्या पश्चिमी घाट होना चाहिए कि नहीं, अभी आपको हम बताएं लॉजिक। तो लॉजिक के अनुसार ये भी गलत है, और लॉजिक के अनुसार ये भी गलत है कि यूपीएससी जो है फैक्ट जनरली गलत देता है। अगर आपको पता है कि ये फैक्ट सही है तो आप टिक मारिए उसको, नहीं तो आप उसको क्रॉस कर सकते हैं। ठीक, तो कौन सा सही है पूछा है, तो दोनों हमारा गलत है, ना तो 1 ना तो 2। तो याद रखिएगा इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। सुंडालैंड तो है ही, जो मतलब इंडिया का जो निकोबार है वो, ठीक है, और इंडो बर्मा ही। इसके अलावा वेस्टर्न घाट है जिसमें श्रीलंका भी आता है, इसके अलावा हिमालय का भी पार्ट है। समझ में आया। तो ये सारी चीज़ जो है आपका
इंडिया का 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ठीक है, आसाम जो एरिया है दोस्तों वो हॉटस्पॉट में नहीं आता है। ठीक है, बाकी नॉर्थ ईस्ट आपका जो हिमालय का एरिया है वो आएगा, इंडो बर्मा में आएगा, इंडो बर्मा में याद रखिएगा अंडमान भी आ जाता है, और निकोबार हम लोग काउंट करते हैं सुंडालैंड में, और पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो 4 टोटल 4 है, हमारा आंसर होगा 5वां का डी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नासा द्वारा शुरू किए गए एमिट मिशन का उद्देश्य है। दोस्तों बताइए कि डिस्कशन आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं इसमें। ठीक है, क्या आपने ऐसा डिस्कशन कभी कहीं देखा था या सुना था। ठीक है, जल्दी बनाइए, या खुद से जब बनाते हैं तो इतना मतलब डेप्थ में आप सोच पाते हैं ऐसे, है कि नहीं, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी क्या करेगा, आपको लॉजिक अप्लाई करवाएगा। ठीक है, कितना भी आप पढ़ के जाएंगे फिर भी आप वहाँ से पे अगर सोचेंगे कि हम सब चीज़ पढ़ के चले जाएं फिर भी आपको 30-40 क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आपको लॉजिक वॉजिक लगा के ही यूपीएससी का पीटी निकलता है दोस्तों। ठीक है ना, मैंने निकाला तो मुझे पता है कि कितना अच्छा से पढ़ना होता है इसमें। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अभी बहुत टाइम हम लोग के पास, 2 महीना टाइम है, से ऊपर टाइम है। हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्तों कि आपका यूपीएससी का प्रीलिम जो होगा वो मुट्ठी में होगा, है ना। और आप लोग का सी सेट का भी आप लोग बोलते रहे थे, डिमांड करते कि सी सेट सर हिंदी और इंग्लिश में लाइए, तो वो भी इंग्लिश में तो आ चुका है, पैसेज कंप्रीहेंशन हिंदी में भी है, आपका मैथ्स भी शुरू होगा अब जल्दी। ठीक है, आज या कल से। ठीक है, चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नासा द्वारा शुरू किया गया एमिट मिशन का उद्देश्य है। तो एमिट मिशन किसने शुरू किया, नासा। आपको ये ध्यान दे दीजिए। तो देखिए बोल रहा है कि पृथ्वी के निकट स्थित एक छोटे क्षुद्र ग्रह से क्रिस्टल सामग्री का एक नमूना लाना है। ठीक है, फिर दूसरा, पृथ्वी पर धूल उत्पन्न करने वाले रेगिस्तानों में प्रमुख खनिजों की व्यापकता का मानचित्रण करना है। दोस्तों खनिज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिनरल। देखिए यहाँ पे एम वर्ड है, मतलब एम शब्द है, एम लेटर है, इसका मतलब मिनरल हो सकता है, मतलब गेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा करना और उसका अध्ययन करना है। दोस्तों इसके लिए नासा का तो जूनो मिशन आपने सुना होगा, जुपिटर का मिशन है नासा के लिए, जूनो। ठीक है, दूसरा, दूरस्थ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों में उपग्रह इंटरनेट की पहुंच हेतु कवरेज प्रदान कर। दोस्तों ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम लोग ट्रॉपिकल एरिया में इंटरनेट की फैसिलिटी दे रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे हो सकता है कि जियो तो नहीं होगा, वोडाफोन ये सब होगा ही, इंटरनेट है ना, उष्णकटिबंधीय, अब तो इंटरनेट सब कनेक्टिविटी है, तो ये ऑप्शन को दोस्तों हटा देते हैं। ठीक है, दूसरा मिनरल जूनो के, इसके लिए जूनो, अब मेरे बचा ए और बी। ठीक है, हो सकता है कि इसमें क्रिस्टल मटेरियल हो तो आप मटेरियल से एम सोचें, और ये मिनरल, 2 चीज़ में आप गेस कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर है 6 का बी, ये ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है, मिनरल मतलब एम। ठीक है, ठीक, तो याद रखिएगा एमिट मिशन नासा का है, जिसमें जो आपने पढ़ा होगा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो आपका कहाँ पे है दोस्तों, इंडिया से, मतलब अर्थ से, पृथ्वी से तकरीबन, देखिएगा मुझे ध्यान आ रहा है कि शायद 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, देखिएगा मुझे याद नहीं है, 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो ऊपर में अंतरिक्ष में घूम रहा है। इसमें 5 देश इसके मतलब मिल के बनाए हैं, इंडिया इसका नहीं है, यूएसए है, यूएसए है, रूस है, अमेरिका है, रूस है, उसके बाद आपका कनाडा है, उसके बाद आपका ब्रिटेन है। ठीक है, और एक देश शायद दोस्तों फ्रांस है। ठीक है, आप देखिएगा क्या है, है ना, इंडिया मेंबर नहीं है, इसके लिए हम लोग पहले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए। 6 का आंसर होगा दोस्तों बी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारत का बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत संरक्षित हैं। तो देखिए दोस्तों, यूनेस्को जो होता है वो बायोस्फीयर रिजर्व को घोषित करता है। ठीक है, उस देश के मदद से। ठीक है, इंडिया में टोटल 18 से 19 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, उसमें से कुछ बायोस्फीयर रिजर्व तकरीबन 12 के आसपास वो आपका मैब के अंडर में है। मैब बोलते हैं मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, MAB बोलते हैं शॉर्ट में, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। वैसे बायोस्फीयर रिजर्व जिसमें आदमी भी अच्छे से, मतलब आदमी के सपोर्ट से, जानवर के मतलब बायोस्फीयर का क्या होता है, कंजर्वेशन होता है इंसान के मदद से। ठीक है, मिलजुल के सब रहते हैं, उसी को हम लोग मैप में, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल कर सकते हैं। तो 18-19 में बायोस्फीयर टोटल इंडिया में रिजर्व हैं, जिसमें से 12 जो हैं हम लोग शामिल किए हैं। ठीक, तो कौन कौन सा बोल रहा है कि इसमें शामिल है मैप में। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो सबसे पहले आप याद कर लीजिए कि 18-19 तो आप याद नहीं कर पाएंगे टोटल, आप याद कर लीजिए 6 कौन सा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं है, तो बाकी जो 12 बचे हैं वो होंगे मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में, है ना। तो देखिए दोस्तों, जो कच्छ है जो गुजरात में है, जो शेषाचलम जो आंध्र प्रदेश में, ये शामिल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगस्तमलाई है, पन्ना है, नीलगिरी है, मन्नार है जो तमिलनाडु में, सुंदरबन है जो वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी जो उत्तराखंड में है, पंचमढ़ी जो आपका मध्य प्रदेश में, नोकरेक मेघालय, उसके बाद अचानक अमरकंटक, सिमलीपाल जो छत्तीसगढ़ में है, सिमलीपाल जो उड़ीसा में है, ग्रेट निकोबार आपका जो निकोबार में है, ग्रेट निकोबार में,
कंचनजंगा जो आपका कहाँ है दोस्तों, सिक्किम में। और पन्ना जो है मध्य प्रदेश में। और अगस्तमलाई, ये अगस्तमलाई है, पन्ना है। बाकी 10 जो टोटल बताए वो भी है। कच्छ नहीं है, शेषाचलम नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं आता है। तो सही उत्तर का करना है चयन, तो हमारा होगा 7 का बी, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, तो टोटल बायोस्फीयर रिजर्व 18-19 है, उसमें से 12 हैं मैन में, बाकी जो 6 नहीं है, बस उसका ध्यान आप याद कर लीजिए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से मोटे अनाज के लाभ। तो देखिए दोस्तों, मोटा अनाज क्या है, पॉजिटिव, सकारात्मक चीज़ है, तो ये अच्छा चीज़ होगा, है ना। तो ये इसका हम लोग क्या बताए, सकारात्मक का सकारात्मक सही होता है। ये बोल रहा है ये ग्लूटेन मुक्त होते हैं और सीलिएक रोग से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा इनका सेवन किया जा सकता है। तो देखिए, रोग से निवारण कर रहा है, मतलब पॉजिटिव बता रहा है। अब ग्लूटेन नहीं होता है, तो ये भी अच्छा चीज़ है। ग्लूटेन जो दोस्तों नुकसान होता है, जैसे हम गेहूँ में ग्लूटेन होता है, तो हमने देखा होगा कि लिखा रहता है ग्लूटेन फ्री कुछ भी अनाज, है ना। तो वो अच्छा होता है हेल्थ के लिए, ठीक है। तो पॉजिटिव का पॉजिटिव सही होगा, सही है, पॉजिटिव का पॉजिटिव सही होगा। बोला ये विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिक स्थितियों के लिए अत्यधिक अनुकूलित हैं तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में शुष्क जलवायु में अच्छी तरह से विकसित होते हैं। शुष्क जलवायु में लगा सकते हैं। आपने सुना होगा मोटा अनाज में क्या आता है, ज्वार बाजरा रागी, आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि जो गर्म वाला एरिया होता है, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा का जो पश्चिमी हरियाणा है, यहाँ पे हम लोग खाते हैं मोटा अनाज, है ना, ज्वार बाजरा रागी। तो ये भी सही है, तभी तो वहाँ पे लगा रहे हैं। शुष्क जलवायु में इसको आसानी से लगा सकता है। और इसे भी देखिए, ये पॉजिटिव चीज़ बता रहा है कि पानी ज़्यादा नहीं लेता है, अच्छे से उपजाऊ होता है। बोला इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स निम्न होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स निम्न होना मतलब इससे डायबिटीज़, शुगर नहीं होता है, ये भी अच्छा चीज़ है, ठीक है। जैसे बोलेगा चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, तभी हम लोग जो है उसका क्या करते हैं, उसके हम लोग शुगर वाले को मना ही होता है चीनी नहीं खाना। लेकिन मोटा अनाज शुगर वाला खा सकता है, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका कम होता है। तो ये भी सही है, तीनों पॉजिटिव बता रहा है मोटा अनाज का। तो तीनों कथन क्या होगा दोस्तों, सही होगा, ठीक है। हमने पूछा सही, तो 8 का होगा डी, सही है, ठीक है। आप कमेंट बताइए कि मज़ा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एवं पारितंत्र सेवाओं आर्द्रभूमि द्वारा प्रदान की जाती है। बोला कौन सा कार्य एवं परितंत्र सेवाएं आर्द्रभूमि द्वारा प्रदान की जाती है। देखिए तो आर्द्रभूमि कैसा है, पॉजिटिव चीज़ है, मतलब क्या है, सकारात्मक चीज़ है। तो इसका सकारात्मक सही होगा। बोल रहा है हानिकारक अपशिष्ट को स्वच्छ एवं निस्यंदित करना है, जिसमें जल से भारी धातुओं को हटाना भी शामिल है। तो बोल रहा है कि हानिकारक जो चीज़ है उसको फिल्टर कर देता है, उसको निकाल देता है और भारी धातु से मुक्त कर देता है। तो ये कैसा बता रहा है कि पॉजिटिव चीज़ है, मतलब अच्छा काम कर रहा है। बोल रहा है पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करना, मतलब जो मिनरल्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको रिसाइकल करता है। ये सही, रिसाइकल का मतलब एक बार लॉस हो गया तो दोबारा से ही वो वापस प्रोवाइड कर देता है, ठीक। ये भी सकारात्मक है। बोल रहा है जलवायु परिवर्तन का शमन करना, ये भी अच्छा बात बोल रहा है। अब बोल रहा है अगला जो भूजल पुनर्भरण है उसका कार्य करना, ये भी सकारात्मक बता रहा है। तो देखिए आर्द्रभूमि क्या है, सकारात्मक। तो इसका चारों सकारात्मक जो होगा कथन वो सही होगा। तो हमें सही उत्तर बोलना है, तो बोल रहा है डी होगा, ठीक है दोस्तों, 9 का डी, ठीक है। देखिए कितना आसान होता है यूपीएससी का क्वेश्चन दोस्तों। आप लोग को लगता है कि टफ बनाता है यूपीएससी, लेकिन लॉजिक लगाएंगे, नॉलेज ज्ञान का प्रयोग करेंगे, ट्रिक्स लगाएंगे तो बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इकोफिन का सर्वोत्तम वर्णन करता है, ये हमारा है अगला प्रश्न, ठीक है। तो देखिए इकोफिन क्या होता है दोस्तों, देखिए कोई भी जानवर है, ठीक है, या कोई भी पेड़ है या पादप है, तो जब भी ये नया वातावरण में दोस्तों जाता है तो इसके शरीर में कुछ परिवर्तन होता है दोस्तों, ठीक है। तो वो जो परिवर्तन होता है वो हो सकता है परमानेंट भी हो सकता है, मतलब हमेशा के लिए हो सकता है, लंबे समय के लिए, या छोटे समय के लिए हो सकता है, कम अंतराल के लिए, कि जब वातावरण ख़त्म हो जाएगा तो वो अपना नॉर्मल शरीर में वापस आ जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन कुछ परिवर्तन उसमें परमानेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे गिरगिट, अब गिरगिट आप देखिए जब वो जिस एरिया में जाता है उसी का कलर ले लेता है, रंग। तो वो जो परिवर्तन हुआ है वो क्या हुआ है, छोटा समय के लिए हुआ है। तो जो छोटे समय के लिए परिवर्तन होता है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग जो दोस्तों बोलते हैं उसको बोलते हैं इको टाइप, ठीक है। तो जो इको टाइप होता है, तो जो लंबे समय के लिए परिवर्तन हमेशा हो जाता है वो उसको इको टाइप बोलते हैं, और जो छोटे समय के लिए परिवर्तन होता है वो उसको इको फिन बोलते हैं, ठीक है, इको फिन, समझ में आया। तो गिरगिट में जो परिवर्तन हुआ है, मतलब जो कलर चेंज करता है, उसको आप बोल सकते हैं कि वो इको फिन है छोटे समय के लिए। जैसे हम लोग का देखिए, हम लोग का पहले
कुछ बॉडी में कुछ पार्ट था, लेकिन वो पार्ट अब नहीं रहा है कि नहीं। जैसे कि अब देखिए, पहले जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि चिंपैंजी के हम लोग जो है वो थे, है ना, चिंपैंजी, बंदर नहीं के हम लोग वंशज नहीं थे, चिंपैंजी के थे हम लोग, पहले चिंपैंजी थे, फिर धीरे धीरे करके ग्रो हुआ। तो हम लोग हाथ से पहले चलते थे, मतलब चलते थे, लेकिन धीरे धीरे चेंज हो गया परिस्थिति के कारण, है ना। हम लोग का हाइट भी छोटा हो गया, हम लोग का जो ब्रेन था उसका पहले साइज़ छोटा था, लेकिन साइज़ अब बड़ा हो गया, तो वो परमानेंट हो गया। तो जो परमानेंट हो जाता है लंबे समय के लिए उसको हम लोग इको टाइप बोलते हैं, और जो छोटे समय इको फिन बोलते हैं। तो हमें पूछा है इको फिन क्या होता है दोस्तों, इको फिन। तो इको फिन क्या होता है, छोटे समय के लिए जो परिवर्तन होता है बॉडी में, उस परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं इको फिन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 10 का डी। बोल रहा है किसी जीव के एक नए वातावरण में आने पर उनके द्वारा प्रदर्शित पहली प्रतिक्रिया है, और ये चूँकि पहली बार चेंज हुआ है और छोटे समय के लिए हुआ है उसको इको फिन बोलते हैं, और जो लंबे समय तक उसी में रहता है उसको वो क्या बोलते हैं, इको टाइप बोलते हैं। समझ में आया। पहला बार जो चेंज होता है शॉर्ट टर्म में उसको इको फिन बोलते हैं, और बड़े समय के लिए इको टाइप, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो इसलिए 10 का आंसर होगा दोस्तों डी। और अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है लाइट मेंटल्ड अल्बाट्रोस के संदर्भ में क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बोल रहा है यह अंटार्कटिक सागर का एक स्थानीय समुद्री पक्षी है जो ठंडे अंटार्कटिक क्षेत्र में भोजन की खोज करता है, ठीक। अब देखिए लाइट मेंटल्ड अल्बाट्रोस, नाम देखिए थोड़ा अंग्रेजी नाम है ना, और थोड़ा लग रहा है कि रसिया बसिया टाइप का थोड़ा नाम है दोस्तों, है ना, मतलब थोड़ा उस एरिया का है, साइबेरिया वाइबेरिया लग रहा है कि नहीं, अल्बाट्रोस। तो ठीक है, ये लग रहा है कि हाँ यार हो सकता है कि अंटार्कटिक सागर के आसपास एक समुद्री पक्षी टाइप का कुछ हो सकता है, ठीक है, होगा, हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगला देखते हैं, इसे हाल ही में पहली बार भारत में खोजा देखा गया था। देखिए ये चीज़ न्यूज़ में होगा तभी पूछा है, नहीं ऐसे चीज़ तो नहीं पूछेगा। अब आपको इसमें यूपीएससी पूछता है ना, कोई चीज़ न्यूज़ में रहता है तभी तो वो पूछता है, नहीं तो ऐसे पक्षी और का नाम तो बहुत है, सांप वाप का, है कि नहीं, लेकिन वो वही चीज़ पूछता है जो न्यूज़ में था। जैसे एक बार डुगोंग के बारे में पूछ लिया, एक बार आपका जो है घोर के बारे में, ढोले के बारे में पूछ लिया, एक बार जो है आपका जो पिग्मी हॉक के बारे में पूछ लिया, ये सब जानवर हैं दोस्तों, पूछता है। ये न्यूज़ में था तो पहली बार भारत में देखा गया होगा इसीलिए पूछा। तो ये भी सही, ये भी सही, ठीक। अब बोल रहा है कि ये IUCN में संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में संकटासन है। संकटासन को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों नियर थ्रेटेंड। अब देखिए अल्बाट्रोस है, ये कहाँ पाया जाता है, अंटार्कटिक में। कोई चीज़ अंटार्कटिक में दोस्तों पाया जाएगा, इसका मतलब कि वहाँ पे भी हम लोग बहुत क्या कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, है ना, बहुत सारा हम लोग का प्रोजेक्ट भी चलता है वहाँ पे, और सभी देश जो है वहाँ पे संरक्षण कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पे उसको बचाया जा रहा है, ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं। इसीलिए वो क्या है, संकटासन है, नियर थ्रेटेंड है, अभी उसको उतना जो है खतरे में नहीं है, उतना जो है डेंजर में नहीं है दोस्तों, ठीक। तो ये भी हमारा लगभग मान के चलते हैं अगर सही है, ठीक है, लॉजिक के आधार पे, तो हमारा कौन सा सही है पूछेगा, तो 1, 2 एंड 3 याद क्या रख लीजिएगा अगली बार। अल्बाट्रोस समुद्री पक्षी है, अंटार्कटिक में मिलता है, ठीक है, नियर थ्रेटेंड है, और मतलब संकटासन है, और पहली बार इंडिया में देखा गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। बोला पारिस्थितिक संख्या पिरामिड के संदर्भ में आपको बताना है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है दोस्तों, ठीक। चलिए तो देखिए पारिस्थितिक संख्या पिरामिड आपने पढ़ा होगा, ये पिरामिड बनता है ना, इसको बोलते हैं क्या, सीधा पिरामिड, ठीक है। और इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ तो बनाने में मुझे आसानी होगी दोस्तों, ठीक है। और दूसरा जो पिरामिड है दोस्तों वो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उल्टा पिरामिड, ठीक। चलिए ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है कि संख्या वाला पिरामिड बताना है, मतलब संख्या के आधार पे पिरामिड जो होता है वो। तो देखिए दोस्तों, जो घास का मैदान होता है ना, घास का जो मैदान होता है, ठीक है, तो घास का मैदान बताइए, घास बहुत ज़्यादा होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है घास का मैदान, आपने देखे होंगे। अच्छा, हिरन जो होता है उसको, तो मान लीजिए इतना जो संख्या है वो घास का है, इतना संख्या, ठीक, घास का मैदान, उसका जो हिरन होगा वो कम होगा दोस्तों, हिरन कम होगा, इतना ही हिरन होगा। हिरन को कौन खाएगा, शेर। शेर का भी, हिरन को मान लीजिए खाता है कौन, लोमड़ी खाता है, लोमड़ी मान लीजिए संख्या कम है, और शेर की संख्या और कम है। तो क्या देख रहे हैं कि जो घास का मैदान होगा उसमें क्या होगा, मेरा जो पिरामिड का नंबर होगा वो सीधा होगा ना। तो आप समझ में आ गया। तो अब देखिए उसी तरह अब घास का मैदान में क्या आप देखें, घास का मैदान में क्या होता है, सीधा, ठीक है, पिरामिड क्या, पिरामिड संख्या पिरामिड, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, ठीक है, अब हम दूसरा पारिस्थितिक तंत्र देखते हैं। अब हम देखते हैं जंगल, वन वाला।
तो वन में क्या होता है दोस्तों, एक बड़ा सा पेड़ रहेगा, बड़ा सा पेड़ रहेगा ना, देखिए एक बड़ा, अरे यार पेड़ बनाना था मुझे, एक बड़ा सा मान लीजिए पेड़ है, पत्ता पत्ता भी है, ठीक है, पत्ता है, तो एक बड़ा सा पेड़ है, मतलब उसका संख्या क्या रहेगा, बहुत कम। तो बहुत कम को मान लीजिए ऐसे बना देते हैं, इतना सा संख्या, और उस पर क्या, पेड़ पे क्या रहेगा, चिड़िया, चिड़िया मिड़िया उसको खाएगा, पेड़ का फल वल खाएगा, पत्ता खाएगा, तो चिड़िया की संख्या क्या होगा, बहुत ज़्यादा। तो चिड़िया की संख्या मान लीजिए इतना है, ठीक है, ये चिड़िया है, ठीक, यहाँ से ये, तो ये क्या था, एक पेड़, और ये क्या था, एक पेड़ या बहुत कम पेड़, चिड़िया तो ज़्यादा ही होगा पेड़ से, तो ये हमारा पेड़, ये हमारा क्या रहा, पेड़, ये क्या रहा, चिड़िया। अब चिड़िया को कौन खाएगा दोस्तों, बड़ा सा बाज, है ना, तो बाज की संख्या कम होगी चिड़िया की तुलना में, तो इतना होगा। तो मेरा जो पिरामिड बना दोस्तों वन में, वो एक पेड़ था, चिड़िया बहुत ज़्यादा थी, ये एक पेड़ था, ठीक है, या कुछ पेड़ होगा, उससे ज़्यादा चिड़िया, और चिड़िया से कम बड़ा सा बाज जो इसको खाएगा। तो हमारा जो बना दोस्तों पिरामिड, वो इस टाइप से बना, डायमंड्स टाइप का शेप, या हम समझ लीजिए इस टाइप का बना। तो कैसा बना है, स्पिंडल बोलते हैं, बेलनाकार, बेलनाकार है ना, तो बेलनाकार बना, ठीक है, किस में बना, वन में बना, ठीक। तो वन में क्या बना दोस्तों, बेलनाकार टाइप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं पानी में, पानी वाला जलीय में। तो जल में कैसा होता है दोस्तों कि बहुत छोटा छोटा जीवाणु रहेगा, बहुत छोटा छोटा, ठीक है, उसको खा, तो मान लीजिए ये छोटा जो है जीवाणु रहा इतना, ठीक। अब जो छोटी मछली होगी जो इसको खाएगा वो कम होगा, ठीक है। उसके बाद जो बड़ी मछली होगी छोटी, वो और कम होगी, और जो व्हेल होगा वो और कम होगा, क्योंकि देखिए आप समुद्र में या कहीं भी तालाब में आपको छोटा मछली ज़्यादा दिखता है, बड़ा मछली कम दिखता है ना, और सबसे छोटा और दिखता है। तो मतलब जल में जो बना वो किसा बना, सीधा। तो घास में और जल में जो पिरामिड्स का संख्या है वो सीधा बना, और वन में क्या बना, बेलनाकार, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जब हम बता रहे थे आपको कि जब हम बोले इसमें छोटा छोटा जीव, हमने जीव का नाम बताया क्या कि रामू प्रजाति का जीन है, ये है, मैंने बताया छोटा मछली, छोटा मछली में मैंने ये बताया क्या, ये कतला मछली का है, नहीं बताया, ये रेहू मछली का ग्रुप है, नहीं। तो ये जो दोस्तों ग्रुप होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि कौन किस पे खा रहा है। जैसे पहले में हम लोग रखते हैं प्रोड्यूसर को, जो उत्पादक होता है, जो अब इसमें उत्पादक कोई भी हो सकता है, वो पेड़ भी हो सकता है, घास भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग जो है ना, इसमें हम लोग प्रजाति को नहीं देखते, हम लोग इसमें टोटल ग्रुप को देखते हैं कि वो काम क्या कर रहा है। जैसे ये कोई उत्पाद कर रहा है, कुछ खाना बना रहा है, तो उसको एक में रखेंगे। उत्पादक को जो खाता है उसको हम लोग बोलते हैं उपभोगकर्ता, तो उसको एक ग्रुप में रखेंगे। इसमें आपका हिरन भी आएगा, गधा भी आएगा, घास भी, गाय भी आएगा, जो ये खाएगा। उसका जिसको कौन खाएगा, लोमड़ी, तो लोमड़ी भी खा सकता है, सियार भी खा सकता है ना। फिर इसको ऊपर में होता है शेर भी होगा, बाघ भी होगा, गिद्ध भी होगा, ठीक है। तो एक ग्रुप होता है, और इसमें हम लोग प्रजाति का नहीं होता है, ठीक है, समझ में आया। अब क्वेश्चन आप बनाइए तो आपको तुरंत बन जाएगा, ठीक है। बस मैंने जो बताया बस आप ध्यान दीजिएगा। तो बोल रहा है कि पारिस्थितिक संख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित करने में से कौन सा सही है। बोल रहा है यह प्रत्येक पोषण स्तर पर एक ही प्रजाति के व्यष्टियों की कुल संख्या को दिखाता है। यहाँ पे एक ही प्रजाति, मैंने बोला एक ही प्रजाति नहीं, ग्रुप को दिखाता है ये, ठीक है। तो ये गलत है, और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पोषण स्तर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल लेवल। तो ये एक प्रजाति का नहीं दिखाता है, सिर्फ ये दिखाता है कि वो वाला चीज़ का उत्पादक कौन है। तो उत्पादक में पेड़ पौधा, घास वास सब आता है। उसका तो उसको कौन खाता है, तो हिरन भी खाता है, गाय भी खाता है, घोड़ा भी खाता है, सब खाता है। तो एक ग्रुप है, ये नहीं बोल रहा कि घोड़ा का ही प्रजाति है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा गलत है। दूसरा बोला घास के मैदान और जलीय पारितंत्र में यह तरकू आकार का होता है। दोस्तों तरकू आकार को ही बेलन बोलते हैं, इसको तरकू भी आप लिख सकते हैं, तरकू मतलब ये जो बताया था ना मैं, ऐसा। तो मैंने देखा कि घास के मैदान में कैसा था, सीधा, और जल में कैसा था, सीधा, ठीक है। घास के मैदान में सीधा था और जल में कैसा था, सीधा। तो ये हमारा भी गलत। फिर बोल रहा है वन परितंत्र में यह सीधा होता है। हमने देखा वन परितंत्र में कैसा था, बेलनाकार या तरकू, तो मैंने, ठीक है, तो ये भी गलत होगा। अब देखिए जहाँ पे तरकू होना चाहिए था वहाँ पे इसने कर दिया दोस्तों सीधा। मैं यही देखिए यूपीएससी क्या किया, बी को सी में मिला दिया, सी को बी में मिला दिया, ऑप्शन इंटरचेंज। और यूपीएससी जनरली ये करता है और आप लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है।
तो ये सब ट्रिक है कि आप जो है देखिए कि यार जब सेम टाइप का चीज़ हो, इसमें बोल रहा है कि देखिए ये तरकू आकार का, यहाँ भी आकार का बात बोल रहा है और यहाँ भी आकार का बात बोलता है। अब आप सतर्क हो जाइए कि हो सकता है यूपीएससी ने इस और इस ऑप्शन को क्या किया है, इसको इसमें डाल दिया, इसको इसमें डाल दिया और इसको इसमें डाल दिया। तो आप सतर्क हो जाइए कि अगर आपको पता है कि अगर अच्छा इसमें होता है तब तो आप सही मानिए, नहीं तो आप इसको क्रॉस कर दीजिए। और अभी हम लोग देखे भी कि वन में जो है तरकू होता है और घास में और जल में सीधा होता है। देखिए लिखा है जलीय प्रतंत्र में निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर तक व्यष्टियों की संख्या घटने के कारण यह सीधा होता है। ठीक है, हम तो जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं जल में तो वैसे छोटा मछली होता है, फिर उससे कम बड़ी मछली, फिर उससे कम बड़ी और उससे कम और बड़ी। ठीक, अब देखिए इसमें भी जल में बोल रहा है तरकू और इसमें जल में बोल रहा है सीधा। ठीक, मतलब दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब दोनों में हमको सतर्क हो जाना है। ठीक है, तो जल में हमने देखा जल में क्या होता है सीधा, तो 12 हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो याद रखिएगा जब दोनों ऑप्शन सेम टाइप का हो तो हमें सतर्क हो जाना है, फिर हमें चेक करना है कि क्या वाकई में ये सही है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 दोस्तों। बोल रहा हाल ही में सुर्खियों में रहे बुगुन लियोसिचला नामक पक्षी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा यह एक प्रवासी पक्षी है जो अरुणाचल प्रदेश के ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य में विशिष्ट मौसम में पाया जाता है। ठीक है, बोल रहा है ये प्रवासी पक्षी होता है मतलब बाहर से आता है और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है विशिष्ट मौसम में। ठीक है, अब ये बताइए कोई चीज़ अगर विशिष्ट मौसम में पाया जाएगा तो वो बाहर से आएगा क्या? नहीं ना। जैसे इंडिया में कुछ विशिष्टता है जो वहीं पे पाया जाएगा, है कि नहीं? जब इंडिया का लिट्टी चोखा है ये विशिष्टता है इंडिया का। जैसे साउथ का जैसे डोसा होगा तो साउथ का डोसा आपको पाकिस्तान में थोड़ी मिलेगा दोस्तों। तो कोई चीज़ अगर विशिष्टता है तो वो प्रवासी तो होगा नहीं, है कि नहीं? तो यानी ये ऑप्शन गलत है लॉजिक के अनुसार। ठीक है, अच्छा उसके बाद बोल रहा है बुगुन लियोसिचला नामक पक्षी है, तो ये बोल रहा है यह स्वतंत्रता के उपरांत भारत में खोजा जाने वाला पहला पक्षी था। हो सकता है दोस्तों, होगा, है ना, हो सकता है कि पहला पक्षी होगा और ये न्यूज़ में भी होगा तभी मतलब कंप्लीट इसको किया हो गया होगा, है ना, पूछा गया होगा हम लोगों को। उसके बाद अगला है कि इसका नाम वन्य जीवों को संरक्षण देने वाले बुगुन समुदाय के सम्मान में रखा गया है। नाम से ही पता है बुगुन मतलब बुगुन कुछ होगा। अब बोल रहा है कि बुगुन समुदाय है। ठीक है, अब बोल रहा है अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। ठीक है, प्रवासी नहीं है क्योंकि आपने देखा विशिष्ट मौसम मिलेगा तो प्रवासी कहाँ होगा। और किसी को जब हम उसके समुदाय के नाम पे नाम रखेंगे तो उसको बाहर से वो थोड़ी आएगा। अब आप बोल सकते हैं क्या कि जैसे बोलते हैं ना कि दिल्ली का फेमस चाट, तो दिल्ली के स्थान पे चाट का नाम हुआ है ना। या बोल दे कि लखनऊ का बिरयानी, लखनवी कबाब, तो लखनऊ के नाम पे हुआ है। उससे राजस्थान का दाल बाटी चूरमा तो राजस्थान के नाम पे हुआ है। तो मतलब कोई चीज़ लोकल होगा तभी तो होगा। तो बुगुन समुदाय पर रखा गया नाम, तो एकदम सही होना चाहिए तभी तो बुगुन है। और दूसरा अरुणाचल प्रदेश में मिलता है लेकिन प्रवासी नहीं है भाई, बाहर से थोड़ी आएगा। तो मेरा तीसरा सही है। और दूसरा भी लॉजिक क्या बोलता है कि हाँ हो सकता है कि भारत में ये जो है पहला पक्षी होगा जिसको मिल खोजे होंगे और इसका समुदाय इनको प्रोटेक्ट करता होगा, तो सही है। तो आप 2 और 3 की तरफ लॉजिक लगा के जा सकते हैं दोस्तों। तो 13 का वाकई में है बी ही सही ऑप्शन है, तो 13 का होगा बी एंड 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि विक्रम एस वीकेएस रॉकेट के संदर्भ में पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे इसरो द्वारा मिशन प्रारंभ के तहत डिजाइन और विकसित किया गया और यह लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान एसएसएलवी की तुलना में अधिक भार वाले पेलोड ले जा सकता है। देखिए ये रॉकेट है और ये न्यूज़ में था, मतलब अच्छा चीज़ है ना, रॉकेट पॉजिटिव है। और ये बोल रहा है कि एसएसएलवी की तुलना में अधिक भार ले जा सकता है। इसका मतलब ये इसका सकारात्मक चीज़ को बता रहा है, मतलब दोस्तों दूसरा तो होगा। ठीक है, अब देखिए इसे इसरो द्वारा बनाया गया। अभी इसमें क्या है फैक्ट है कि क्या वाकई इसको इसरो में बनाया और मिशन प्रारंभ के तहत बनाया, तो आपको सतर्क हो जाना है। इसरो जब भी नाम रखता है दोस्तों रॉकेट का, तो आपने देखा होगा GSLV, PSLV, GSAT-19, GSAT-9, है ना, ये सब नाम रखता है। विक्रम रॉकेट का जो जनरली जो है रखता है नाम, लेकिन जैसे विकास इंजन का नाम रखा है, ज़रूर रखा है कि नहीं? तो कहीं कहीं रखता है, कहीं कहीं नहीं रखता है। तो आपको देखना है कि क्या वाकई में विक्रम एस रॉकेट का नाम ये इसरो रखा है। यहाँ देखिए मिशन प्रारंभ है, प्रारंभ मतलब कुछ स्टार्ट हुआ होगा, है ना,
कुछ चीज़ स्टार्ट करते हैं और कुछ जब स्टार्ट कर रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं नए नए लोगों को शामिल कर रहे हैं। तो अगर इसरो कोई चीज़ स्टार्ट करेगा तो मिशन प्रारंभ तो नहीं रखेगा, वो कुछ और ही रखेगा, है ना। तो या ध्यान दीजिए, मिशन प्रारंभ क्या है, वो क्या है, प्राइवेट जो लोग हैं, निजी क्षेत्र के लोगों को स्पेस में, अंतरिक्ष में बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मिशन प्रारंभ शुरू किया है, जिसके तहत प्राइवेट प्लेयर, निजी क्षेत्र के जो लोग हैं वो आ सकते हैं और भारत में रॉकेट बना के लॉन्च करवा सकते हैं, प्रक्षेप करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसरो नहीं लेके आया, प्राइवेट प्लेयर के लिए मिशन जो है प्रारंभ शुरू किया गया है, ठीक है। और विक्रम नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आपको विक्रम साराभाई का पता है, जो बोले थे कि भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक थे उनके नाम पे पढ़ा गया, रखा गया है ना। तो चलिए, तो इसका ये गलत है दोस्तों और ये हमारा एकदम सही है, लॉजिक के अनुसार सही पूछा है, तो हम जाएंगे 2, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आप बताइए कैसा आपको लग रहा है, मतलब डिस्कशन, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो गिद्ध प्रजाति के संदर्भ में बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। गिद्ध देखिए बहुत जो है क्रिटिकल जो है संकटग्रस्त प्रजाति है ना, विलुप्त होने के लगभग ये कगार पे है, बहुत दुर्लभ प्रजाति है। पहले भारत में बहुत मिलता था, लेकिन एक दवाई था डाइक्लोफेनेक जो जानवर को देते थे ताकि उसको दर्द वर्द ना हो, ठीक है। लेकिन वो जानवर जब खा के मर जाता था, मतलब बूढ़ा होके, तो उसका बॉडी में वो दवा रहता था। अब ये जब उसका मांस गिद्ध खाता था तो वो दवा उसके बॉडी में चला जाता था, गिद्ध के बॉडी में, उससे उसका लीवर ख़राब हो जाता था, यकृत जो है गिद्ध का ख़राब हो जाता था और उसकी डेथ हो जाती थी। तो अंग्रेज़ के टाइम में दोस्तों 1907 मतलब आज़ादी के टाइम में और उसके बाद भी, है ना, बहुत गिद्ध था भारत में, करोड़ों था, लेकिन गिद्ध की संख्या घट के जो है दोस्तों हज़ारों में रह गई है ना। तो देखिए बोल रहा है ये गिद्ध, तो गिद्ध प्रजाति के बारे में बोल रहा है कि ये गिद्ध निवासी, अब 4 ऑप्शन दिया, बोल रहा है हम पहचाना कौन गिद्ध है वो। ये गिद्ध निवासी गिद्ध नहीं है, ये बल्कि शीतकालीन प्रवासी गिद्ध है। बोल रहा है कि ये निवासी गिद्ध नहीं है, मतलब भारत में रहता नहीं है हमेशा, ये आता है बाहर से। फिर बोल रहा है कि IUCN में लिस्ट कंसर्न के रूप में इसको जानते हैं, मतलब ठीक है, ज़्यादा की दिक्कत की बात नहीं है। फिर वन्य जीव जो अधिनियम है 1972 में, अनुसूची 4 में। कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 को, उसमें कितने जो है अनुसूची हैं, और एक उसमें से अनुसूची में एक वर्मीन होता है। वर्मीन मतलब उसको हम लोग मार सकते हैं परमिशन लेके, तो जब वो खतरा होता है उनको हमसे, तो उसको किस अनुसूची में रखा गया ये भी बताइएगा, ठीक। तो हम इसको करेंगे एलिमिनेट। सबसे पहले याद रखिएगा, लाल, ठीक है, पतली, ठीक है, लाल पतली, उसके बाद एक होता है सादा, ठीक है, और एक होता है ओरिएंटल, ठीक है। ये जहाँ भी आपको ऑप्शन में दिखेगा, लाल गिद्ध या पतली गिद्ध या सादा गिद्ध या ओरिएंटल, रेड, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दोस्तों पाइप, पतली को पाइप बोलते हैं, थिन नहीं होता है, पाइप होता है, और वाइट सादा को ओरिएंटल। अगर ये चारों ऑप्शन में अगर आपको कहीं भी दिखे गिद्ध के बारे में, तो समझ जाइएगा वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है दोस्तों, ठीक है। क्या है दोस्तों, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, समझ में आया। उसके बाद हम देखेंगे, आगे देखते हैं। तो अब देखिए, तो इसमें बोल रहा है कि ये जो है क्या है, लिस्ट कंसर्न है, ठीक। तो लिस्ट कंसर्न नहीं है, क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अब देखिए लाल सिर वाला गिद्ध, क्या मैंने बताया, लाल पतली सादा ओरिएंटल जहाँ भी दिखे, इसका मतलब वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वो आपका लिस्ट कंसर्न नहीं है। तो लाल वाला काट दीजिए, पतली वाला काट दीजिए। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचा, एक बचा यूरेशियन और दूसरा इजिप्शियन। यूरेशियन मतलब कहाँ पे, यूरोप वाला एरिया में, और इजिप्शियन, इजिप्ट बोलते हैं। इजिप्ट किसको बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में, हिंदी में उसको देश होता है मिस्र। अब ये बताइए मिस्र कहाँ पे है, अफ्रीका में है कि नहीं है। ऐसे ये अगर अफ्रीका है दोस्तों, ये अफ्रीका का महाद्वीप है, तो इजिप्ट यहीं पे है कहीं, इजिप्ट है ना, मोरक्को है, अल्जीरिया है, लीबिया है, टूनिसिया है, इजिप्ट है। तो इजिप्ट जो है वो अभी यहाँ पे हमारा इक्वेटर जाता है, भूमध्य रेखा, तो यहाँ भी गर्मी होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि इजिप्ट जो है जहाँ पे है उसी लाइन के लॉन्ग इंडिया भी जनरली मिलता है, तो इंडिया भी क्या गर्मी होगा। तो बताइए जब अगर यहाँ पे गर्मी होगा, ठंडा होगा, तो ठंडा तो भैया इंडिया में भी होगा ना। तो कोई पक्षी क्यों जाएगा यहाँ से यहाँ, जाएगा नहीं, जाएगा ना।
जैसे ये बताइए, जम्मू कश्मीर के लोग गर्मी में या ठंड में कहाँ जाएंगे? गर्म वाले एरिया में जाएंगे। और उत्तराखंड के लोग कहाँ जाएंगे गर्मी में? वो भी जो ठंडा एरिया में जाएंगे। जाएंगे ना दोस्तों, कि नहीं जाएंगे? एकदम जाएंगे। तो जो जैसे पटना का आदमी कहाँ जाएगा? जैसे पटना में मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर का लोग ठंडी की छुट्टी बिताने के लिए कहाँ जाएंगे? तो जो आपका गया का जाएगा। तो वही तो बता रहे हैं। तो जो इंडिया का पक्षी जहाँ जाएगा, वहाँ इजिप्ट का पक्षी भी जाएगा। तो ठंडा में थोड़ी ना जाएगा। और ये माइग्रेट क्यों करेगा? जबकि दोनों का जब एरिया जलवायु एक ही है, तो क्यों जाएगा? नहीं जाएगा। तो इजिप्ट वाला तो क्यों जाएगा? वही ठंडा में। यार ठंडा तो यहाँ जो जैसा टेम्परेचर हो यहाँ होगा। साइबेरिया में ठंडा बहुत पड़ता है, वहाँ बर्फ़ जम जाता है दोस्त। तो इसीलिए उस बर्फ़ से बचने के लिए वे लोग इंडिया में पक्षी आ जाता है। तो यूरेशिया इसका होगा आंसर दोस्तों, समझे? तो ये लॉजिक को बना के हम लोग बनाते हैं प्रश्न। अब अगर आप सोचिएगा कि सभी प्रश्न को हम पढ़ के बना लेंगे, कि अधिक से अधिक मतलब किताब पढ़ लेंगे, तभी कितना पढ़ेंगे? सब चीज़ का एक लिमिट होता है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप मैं जैसा सोचता हूँ आप उसी के अकॉर्डिंग सोचने लगेंगे। और हिंदी मीडियम के बच्चे जो प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते हैं, तो वो भी अब इससे वंचित नहीं हो पाएंगे, उनका भी प्रीलिम्स निकलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये एक नया इनिशिएटिव मैंने शुरू किया था जीरो IAS चैनल पे, ठीक है। आपके जितने भी दोस्त हैं दोस्तों हिंदी मीडियम में, उनको सभी को इस चैनल के बारे में बताइए, शेयर कीजिए और जितना अधिक से अधिक इस चैनल को वायरल कीजिए। मुझे नहीं लगता कि हिंदी मीडियम के लिए इनसे बेटर डिस्कशन किसी भी चैनल में यूट्यूब पर मौजूद है दोस्तों। अगर नहीं है दोस्तों, अगर कोई भी चैनल इसका बताइए कि है कि नहीं है, क्या ऐसा डिस्कशन आपने आज तक देखा है? मैं आपका दोस्त बोल रहा हूँ दोस्तों, आप देख रहे थे जीरो IAS का चैनल विद राहुल बर्नवाल, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहें। आप लोग के लिए भी डेली बेसिस पे जो इंग्लिश मीडियम का कंटेंट आएगा वो हिंदी मीडियम का कंटेंट आएगा। मेरे लिए सभी बच्चे बराबर हैं दोस्त, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर वाचिंग द लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लेक्चर देखते रहें, जीरो IAS का चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। कमेंट जरूर करें दोस्तों, आपका कमेंट का इंतजार रहता है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, भगवान आपका भला करे, ठीक है। माँ बाप का आशीर्वाद, आपकी मेहनत और मैंने जो भी कर्तव्य है, जो भी मेरे से सहायता बन पा रहा है, वो ज़रूर अपने तरफ से पूरा कर रहा हूँ। तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी लेक्चर आते रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय। इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा दोस्त, ठीक है। जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, चलिए बाय।